हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो में आपके साइंस की बुक में फिजिक्स में पूरे चैप्टर के फिजिक्स का मतलब पूरा जितना सिलेबस है आप में पूरे में जितने भी फॉर्मूले हैं सब फार्मूलों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग देख लिए ना तो इतना मजा आ जाएगा, इतना बेनिफिट, इतना लाभ, इतना फायदा होगा आपको कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी लॉटरी हमारी लग कैसे गई यार, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि इतना बड़ा हमारा फायदा हुआ। मेरे साथियों, मेरे चांद सितारों, वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है आज का। ये आपको ये वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे ना तो कसम से कह रहा हूं मेरे साथियों, आपको बोर्ड एग्जाम में ये करीब 4 से 5 नंबर देगा जरूर। मेरे चांद सितारों, इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं तो कोई तो बात होगी जरूर। तो अगर लास्ट तक बने रहोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मेरे सुपरस्टार बच्चों, आज जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके फिजिक्स में सबको हमने निचोड़ लिया है, इसे फिजिक्स को गार लिया है मोड़ के, और आपको आज पिला दूंगा मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पर जो भी लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा भी आपको। तो कोई चिंता नहीं करने की बच्चा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। अगर भैया भाग गए बीच में छोड़ के तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे प्यारे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस सेक्शन को। हमारा पहला प्यारा सा फॉर्मूला है फोकस दूरी, और हमेशा यहां से आपका जो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है ना, इस फार्मूले पर हमेशा आता है क्वेश्चन, हमेशा पूछता है। फार्मूला क्या है? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब फोकस दूरी की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। तो फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे चांद सितारों, किसी दर्पण का जो होता है क्या, ध्रुव, पोल जिसको कहते हो, किसी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं मेरे चांद सितारों। क्या बताइए, समझ में आया? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहां से एक फार्मूला तो ये तैयार हो गया, और यहीं से एक नया फार्मूला आपका क्या बनेगा कि अगर वक्रता त्रिज्या से पूछ लिया जाए और फोकस दूरी दे रखा हो क्वेश्चन में, तब कैसे निकलेगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको यहां पर जो नए फार्मूले बनते रहेंगे उसको मैं यहां पर आपको लिखते चल रहा हूं, ठीक है। देखिए, वक्रता त्रिज्या की जब बात की जाएगी तो आप फार्मूला कैसे बनाएंगे? वक्रता त्रिज्या जब आपको ज्ञात करनी हो, 16 हो गया 17, वक्रता त्रिज्या आर बराबर होगा आपका फोकस दूरी 2 इंटू फोकस दूरी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका बना है वक्रता त्रिज्या के लिए। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी, और फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है वक्रता त्रिज्या और आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी बताइए, तो वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग कर देना, जो आएगा वो आपका फोकस दूरी होगा। क्लियर है? ये फार्मूला बताइए, एकदम मजा आ गया ना। अब आगे चलिए, सेकेंड नंबर फार्मूला। और ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपका बोर्ड पेपर में इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन नजर ना आए, ये हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं है आज तक। ये फार्मूला चाहे आपको कह दे कि ये फार्मूला के बारे में आप समझाइए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन तो आप में है नहीं सिलेबस में कि इस फार्मूले का आप लोग प्रूफ करिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है प्यारे। कभी गलती से मिस्टेक हो जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन तो भैया हमेशा आता है इस पर क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण सूत्र कहते हैं मेरे चांद सितारों। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही तो लिखा है ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और जहां पर देखो इन सबको अब फार्मूला रटा है, अब यही नहीं पता जो फार्मूले में यूज हुए हैं वो सब हैं क्या आखिर, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। जहां पर ये स्मॉल f जो है इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, और ये जो v होता है ये होता है हमारा दर्पण से वस्तु के
प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है, उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल v से। और दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको हम लिखते हैं u से। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है किसको क्या कहते हैं, ठीक है। स्मॉल f है आपका फोकस दूरी, u है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, स्मॉल v है आपका दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। ये आपका दर्पण फॉर्मूला होता है। और एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बस इसी फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो दर्पण होते हैं आपके, तो इन्हीं दोनों दर्पणों पर बेस आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक समझाना पड़ेगा। इसमें बच्चों को चिन्ह से बहुत दिक्कत होती है, गलती हो जाती है, कहाँ कब किस वाले दर्पण में प्लस माइनस लेते हैं। बहुत ही बस 15-20 मिनट का एक वीडियो आपको दे दूंगा और वही आपके लिए भैया रामबाण होगा। चलिए, हो गया कंप्लीट। बात करते हैं थर्ड नंबर की, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको इंग्लिश में शायद अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, देख लीजिएगा एक बार इसको। मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, I/O। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन आपका ये फार्मूला लेंस में भी मिलेगा, लेंस का भी वो रेखीय आवर्धन होता है, दर्पण का भी होता है। तो जब दर्पण की बात की जाएगी तब इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, किसी दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, दोनों का अनुपात कर दे रहे हैं ना, एक में दूसरे का भाग, उसको अनुपात कहेंगे, कि अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। रेखीय आवर्धन क्या होता है प्यारे, अगर आपको बता दिया जाए कि कोई वस्तु है, उसकी कोई प्रतिबिंब बन रही है, मान लो प्रतिबिंब बन रही है ये 5 सेंटीमीटर की, और वो वस्तु है आपकी 2 सेंटीमीटर की, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा 5/2, 5 क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, और जो वस्तु है उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा हम उसको प्यार से बोलते हैं, एक प्यारा नाम दे देते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। और इसका और एक होता है क्या, इसको आगे बढ़ाना चाहो तो -V/U होता है। अच्छा, I/O का तो मतलब समझ लो, I होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या होता है, वस्तु की लंबाई। I फॉर होता है इमेज, फोटो क्लिक करते हो ना तो एक आपके फोन में इमेज का फोल्डर होगा ना, IMAGE, तो इमेज से I ले लिया गया है। और O क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है बच्चा वस्तु, और ऑब्जेक्ट का हमने O ले लिया है, तो इसको I/O से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है I/O, और ये m बराबर -V/U भी होता है, ठीक है। V क्या होता है आपको पता चल गया होगा, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है। U क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अगर V और U दे रखा है तब भी आप रेखीय आवर्धन निकाल सकते हो, या आपसे पूछ ले कि आपको दे दिया जाए क्या, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तब भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो रेखीय आवर्धन, ठीक है। और यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा लेंस के लिए भी, लेकिन जब लेंस के लिए V/U का फॉर्मूले की बात करोगे तो वहां पर माइनस नहीं रहेगा, वहां पर m बराबर V/U होगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप अगर चाहो तो लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ज्यादा है ये नहीं है, बहुत ज्यादा, और अभी 2-4 छोड़ दिए हमने, 20 होंगे, और इन्हीं 20 से आप 30 फार्मूले बनाओगे। कैसे, अभी मैं बनवा के दिखाता हूं, भूख लगी हो तो तैयार रहना बच्चा, अभी खाने को दूंगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको हम लिखते कैसे हैं, ANW, आगे N फिर आगे A फिर N फिर उसी के सफिक्स में W, ओके, दो A और W जो है ना, यन के टंगिया पकड़े लटका रही हैं हमेशा बच्चा, ठीक है। A आगे से लटका है, N पीछे से लटका है,
वो डब्लू, तो ANW इसका मतलब क्या हुआ, जो आगे रहेगा, आगे जो रहेगा उसके सापेक्ष ए है, ए से होता है एयर, AIR एयर, और एयर माने होता है हवा, और वायु भी कहते हैं इसको ना। तो ए से एयर हो गया, कि मतलब वायु के सापेक्ष। डब्लू मतलब क्या हुआ था, डब्लू मतलब वाटर हुआ था, वाटर कहत ना हो बच्चा, वाटर, मम्मी जी वाटर चाहिए, वाटर, वाटर माने पानी। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं, ANW। थोड़ा और समझ लो, जैसे आपसे कहा जाए आप लिखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आगे लिख दो A और N लिख दो, वायु के सापेक्ष A लिख दिया, N, अब कांच का अपवर्तनांक, कांच को क्या कहा था भैया अंग्रेजी में, कांच को ग्लास कहते हैं ना, ग्लास, ग्लास, तो उसका G लिख दो, ANG हो गया। इसका मतलब हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। समझ में आ गया बच्चा? चलिए, तो ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग लिखते हैं C से, बटे जल में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग लिखते हैं V से। क्लियर है बच्चा? ये फार्मूला भी कम भैया समझ में आ गया भैया? तो 4 तक कंप्लीट। 5वां देखो, लेंस का सूत्र। अब लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र भैया सेम टू सेम होता है, बस थोड़ा सा क्या दिक्कत है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाता है, और यहाँ F और V और U जो कुछ है, जो इस यहाँ पर होता है वही यहाँ पर। स्मॉल f क्या होता है, फोकस दूरी, V क्या होता है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, U क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। मेरे चांद सितारों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चा। तो लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र सेम टू सेम होता है। यही कहा जाता है कि अगर दर्पण का सूत्र समझ गए बच्चा तो लेंस का सूत्र बिल्कुल समझ जाओ, चुटकियों में समझ जाओगे बालक। चलिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और चुटकियों बजाते ही इसको सॉल्व करोगे। आज के बाद अगर इस पर न्यूमेरिकल आएंगे और नहीं सॉल्व किया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस 1 मिनट का टाइम दो मेरे चांद सितारों। इधर देखो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक फार्मूला होता है क्या, स्मॉल n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, और पूरे के अपान में साइन A अपॉन 2। फॉर्मूला याद हो गया, क्या होता है, स्मॉल n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, और पूरे के अपान में साइन A अपॉन 2। अब यहां पर दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या, कैपिटल A क्या होता है और डेल्टा M क्या होता है। तो जो कैपिटल A होता है आपका, वो होता है आपका प्रिज्म कोण, और जो डेल्टा M होता है वो अल्पतम विचलन कोण। अब इससे जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस तरीके का आएगा, आपसे कहेगा प्रिज्म कोण दे रखा रहेगा क्वेश्चन में, अल्पतम विचलन कोण भी दिया रहेगा, आपको ज्ञात करना रहेगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, ज्ञात कर लोगे, नहीं कोई बात नहीं, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं इस पे बेस। चलिए, तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्लाइड पे, देखिए पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 1/2, और साइन 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.75। तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चा, देखिएगा। अब फॉर्मूला पढ़े हो तो तुरंत इस पर अगर क्वेश्चन कर डालोगे ना तो मजा आ जाएगा। चलिए, आपको क्या दे रखा है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री, और प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से ना। तो ए दे रखा है क्या आपको 60 डिग्री, और क्या दे रखा है, अल्पतम विचलन कोण भी दे रखा है जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम से, और ये कितना दे रखा है बच्चा 38 डिग्री, 38 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमें निकालना क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यही तो ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए, तो फार्मूला ये है आपके पास, ए और डेल्टा एम दोनों की वैल्यू दे रखी है, उठा के फार्मूले में पटक दो। n इक्वल टू साइन ए की जगह पे 60 प्लस डेल्टा एम की जगह पे 38, और पूरे के बटे में 2, और इस पूरे के बटे में साइन A/2, ए का मतलब 60
और बटे 2। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 60 30 90 8 98, और 98 का जब 2 से करी हो भाग तो का है 2 चौक 8 और 1 18, 2 9 18, मतलब साइन 49 डिग्री। और बटे में 60 में 2 से भाग करी हो तो भैया कतरा आए साइन 30 डिग्री। और आपको वैल्यू ही दे रखी है साइन 49 डिग्री और साइन 30 डिग्री की। साइन 49 डिग्री की कितनी दे रखी है? 0.75, यही तो दे रखी है, चेक कर लूं बच्चा, 0.75, ठीक है। और साइन 30 डिग्री वैल्यू तो आपको याद ही होगी बच्चा, 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। कैसे सॉल्व होगा? 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 1। तो अपॉन में 1 से भाग करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसका गुणा कर लो अपन, तो 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, 1 15, 1 2 0 0 और 1 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1.5। यही है आपका आंसर। तो अपवर्तनांक कितना आया? 1.5। हमें दे रखा था क्या? प्रिज्म का कोण और अल्पतम विचलन कोण। हमने निकाल लिया भैया कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको हो गया इस पर बेस। 6 नंबर फॉर्मूला कंप्लीट। अब देखिए 7 नंबर, आवेश क्या होता है? आवेश, आवेश शब्द सुने होंगे। तो आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q बराबर Ne होता है कि नहीं होता है? होता है। जहां पर N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है प्यारे? कितना होता है? हाँ बताओ बच्चा, जल्दी बताओ। -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है ना। चलिए, अब विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल आई से। स्मॉल आई से भी लिख सकते हो, कोई भैया आपको जेल नहीं भिजवाएगा। स्मॉल आई से भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारा भैया अब होगा विद्युत धारा बराबर Q/T। अब विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा होता है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। फिर से सुनो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह, अब आवेश को Q से लिखते हैं ना। अब दर की बात की गई है, मतलब समय से भाग कर दो। कभी भी आपको दर शब्द लिखे, दाउरा दर, दर का मतलब समय से आप भाग दे रहे हैं। किसमें बात की गई है? आवेश के प्रवाह की दर, मतलब आवेश में अगर समय, समय को T से लिखते हैं, और आवेश में T मतलब समय से भाग कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा? विद्युत धारा। अब परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला से याद होगा। कैसे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? और विद्युत धारा का भैया मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका एम्पियर, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे शायद, हाँ फ्रेंच के ही थे, आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भैया क्या, सॉरी, इसका एसआई मात्रक क्या पड़ा? इसका नाम एम्पियर। कौन थे वैज्ञानिक? वो थे आंद्रे मेरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक का नाम भैया क्या रखा गया? एम्पियर, ठीक है। अब भैया विद्युत धारा का मात्रक तो हो गया। अब देखिए इस वाले फार्मूले से आपको आवेश का एक और मात्रक मिलता है। कैसे? आवेश का अभी तक आपने एक मात्रक सुना होगा, क्या? कूलाम। कूलाम तो ही सुना था, शायद आपने कूलाम ही सुना हो। हमने कूलाम सुना है, आपने शायद और कुछ सुन लिया हो। तो देखो एक नया मात्रक कैसे मिलेगा। आपने फार्मूला पढ़ा I बराबर Q/T। तो अगर Q की बात की जाए तो Q बराबर क्या मिलेगा? Q बराबर I × T। I और T का इधर हो जाएगा गुणा। तो I क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और T समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो आपका Q बराबर एम्पियर सेकेंड। मतलब आपको आवेश का आज एक नया मात्रक और देखने को मिला है, क्या? एम्पियर सेकेंड। तो आप आज तक आपको बताया होगा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आज से आप एक मात्रक और रट लेना, अपने खोपड़िया में गाड़ लेना भैया। यहाँ पर भैया एकदम इसको स्टोर कर लेना, सेव कर लेना मेमोरी में, कि आवेश का एक नया मात्रक और होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। और कैसे ये मात्रक मिलता है वो भी आपको मैंने बता दिया।
किसी को बताना हो तो समझा भी सकते हो कि कैसे, अगर कह दो कोई मनबे न करे तब कह दो भैया आप ही बताओ कि विद्युत धारा बराबर क्या हुआ था, तो कहीं है Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। तब कह दो बच्चा सुनो, अगर I बराबर Q अपॉन टी होता है तो Q बराबर IT होगा कि नहीं, I में T का गुणा करोगे तो Q बराबर IT मिलेगा, तो मिलेगा कि नहीं, कहेगा हाँ मिलेगा सर। तो आप उससे पूछो कि I क्या मात्रक क्या होता है, मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कहेगा सर एम्पियर होता है। और आप पूछोगे कि समय का मात्रक क्या होता है बालक, तो कहेगा सर सेकंड होता है। तो आप कह देना उससे, तब ये बताओ कि जब धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड होता है तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड क्यों नहीं होगा। चौंक जाएगा बच्चा, वो कहेगा भैया किसके सामने आ गया मैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 9, विद्युत विभव, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं बालक, और विद्युत विभव बराबर W अपॉन Q होता है। और विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अनंत से, किसी भी बिंदु पर अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, ये परिभाषा होती है। तो विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q। W क्या है, वर्क, WOR के वर्क माने काम, कार्य, काम समझो ना, कार्य, WOR के वर्क मींस कार्य। तो W वर्क मींस कार्य, तो वर्क से हमने W ले लिया और कार्य को हम लोग W से लिखते हैं। ठीक है, अपॉन Q। अब Q क्या होता है, Q तो आपको पता ही होगा क्या होता है, आवेश, आवेश होता है ना Q। तो विद्युत विभव बराबर W अपॉन Q। नेक्स्ट ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक में क्या हुआ, किसी चालक में यदि क्या हो, किसी चालक में ताप, दाब या तार की लंबाई, या केवल लंबाई कह दो, ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब फिक्स रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अब ये फार्मूला बनता कैसे है, बस सेकंडों का खेल है, समझ लो। क्या कहा, किसी चालक में प्रवाहित जो धारा है, मतलब जो I है, वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है उसके में, उसके क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का ये साइन होता है, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, V समानुपाती I, लिख सकते हो कि नहीं। तो V बराबर, अब भैया फिजिक्स का एक नियम है कि अगर समानुपाती का चिन्ह अगर हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक हमें देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने समानुपाती को भगाया है तो R आता है एक नियतांक, और इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो V बराबर RI, या इसी को आप कह सकते हो R, अथवा में V बराबर IR, और यही है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम आ गया आपको, V बराबर IR होता है। इस पर बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ लो, ये कैसे आता है फार्मूला, फार्मूला तो मैंने लिख दिया है लेकिन आता कैसे है ये भी समझ लो। तुम्हें कितना चाहा मेरे हमसफर। देखो विशिष्ट प्रतिरोध कि जो चालक होता है ना, जो चालक तार होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप ये पहले जानिए। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको आप लोग समझिए पहले। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और एक इस पर निर्भर करता है, और चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के, उस चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/a,
ए होता है क्षेत्रफल, एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यहाँ पर ए। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ठीक है, अब हमने अभी अभी बताया कि फिजिक्स का एक रूल है भैया कि अगर समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है, बराबर का चिन्ह लगाना है और एक भैया नियतांक लिखना है तो बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक मिलेगा जिसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। इंग्लिश में लिखते हैं इसको RHO और हिंदी में इसको कहते हैं रो। कहीं रो मिलेगा और कहीं पे या इसको रोह भी लिख देते हैं कई कई लोग, रो आप ओ के मात्रा वहा रोह, रो या रोह। ठीक है, ये रोह है, पी नहीं कहना। देखो टंगिया में इसके लकवा मार दिया है, ये लुल्ल हो गया है, इससे है। पी एकदम सीधा होता है ना, लेकिन इसका लकवा मारा है, खींच गई है टंगिया इसकी। ठीक है, आर बराबर रोह यल अपॉन ए। ठीक, अब इस जो ये रो आया है ना, इसको हम लोग एक प्यारा सा नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और ये जो रो आया है, जो नियतांक आया है, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रो को इधर लो, रोक लो और सबको इधर भेज दो, तो रो भैया इधर रुक जाएंगे और ए चले जाएंगे, आर के साथ गुणा हो जाएगा, ए इंटू आर, और यल आ जाएंगे नीचे। ठीक है, तो रो बराबर ए आर अपॉन यल। तो ये फॉर्मूला देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर आर ए अपॉन यल, इस तरीके से आता है। फिर से एक बार समझो, किसी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 अपॉन एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाने के लिए तो एक हमें नियतांक लिखना पड़ता है, उस नियतांक को हम लोग यहाँ पर लिखे रो, और इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालना हो तो ए को इधर भेज दो, यल को इधर भेज दो। ए को इधर भेजेंगे तो आर में मल्टीप्लाई होगा, यल इधर अपॉन में आ जाएगा, तो रो बराबर ए आर अपॉन यल। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये दोनों फॉर्मूले, इस पर तो भैया कभी आज तक हुआ नहीं है कि इस पर आपसे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, चलिए, पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ये होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यही R3 तक ही नहीं कि बस तीनों प्रतिरोध हुए तब उन तीनों का जोड़ ली, बस तुल्य प्रतिरोध निकल आवा है ना। आप R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में बस R3 तक ही लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, और जितने भी टीचर कराते हैं सब R3 तक ही लिखते हैं, बस तीनों प्रतिरोध। आगे जितने भी प्रतिरोध हैं सबको आप ले सकते हो। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम संयोजन के लिए बस यही है, सेम टू सेम, बस बटे में हो जाता है। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नेक्स्ट, ऊष्मा, जिसको हम लोग हीट कहते हैं, हीट बराबर VIT। हीट बराबर होता है H, जिस हम ऊष्मा को H से लिखते हैं, कैपिटल H से। ठीक है, H बराबर VIT होता है। चलिए, अब यहां से अगर इसके फार्मूले को आप देखो तो यहां से एक फार्मूला और बन सकता है। वो फार्मूला क्या होगा, हम पहले इसको हटा दे रहे हैं। कहाँ गए बच्चा, तू कहाँ भाग जा तो हमें छोड़ के यार। कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है, जी करता तुझे देखता रहूं। आगे देखो, H बराबर VIT। H 18 नंबर फार्मूला समझ लो, H बराबर VIT। ये तो फार्मूला आपने यहां पर पढ़ा। अब V बराबर आपने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, IR। तो V के जगह पे आप IR भी रख सकते हो। तो देखिए,
V के जगह हम लिखेंगे I और R, ठीक है। अब एक I यहाँ पहले से मौजूद था तो एक और I और आ गया तो I स्क्वायर हो गया और R और T, तो एक फार्मूला ये बन गया आपका। अभी चाहो तो इससे एक फार्मूला और बना सकते हो भैया, इससे एक फार्मूला और क्या बनेगा, I बराबर क्या होगा, अगर यहां ओम के नियम से निकालो V अपॉन R आएगा, V अपॉन R। तो वो फार्मूला कैसे मिलेगा, I बराबर V अपॉन R, तो V I के जगह क्या रखेंगे, अब I बराबर V अपॉन R, तो यहाँ एक V और आ जाएगा अपॉन में R और एक ये T, तो आपका ये V स्क्वायर T, आपका ये फार्मूला क्या बनेगा, V स्क्वायर T अपॉन में R, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो आपको अगर फार्मूले रटे हैं बच्चा तो आप कई ढेर सारे फार्मूले अपने अनुसार बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा हूं यार, फार्मूला नंबर 15, शक्ति, शक्ति क्या, पावर, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं अंग्रेजी में, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, शक्ति। अब देखो भैया फार्मूला नंबर 19, यहां से फार्मूला और कैसे बनेगा, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो W अगर आप देखो तो W V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है कि नहीं होता, विद्युत विभव बराबर होता है। तो अगर W का मान आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, V में Q का गुणा कर दो तो W बराबर VQ हो जाएगा, तो इस W के जगह आप वैल्यू रख दो VQ की, तो P बराबर V और Q अपॉन में ये T रहेगा, T, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं Q बराबर, अगर Q बराबर आप एक, ये आपका एक नया फार्मूला आ गया आपके सामने, यहां पर आपने पढ़ा था P बराबर W अपॉन T, और यह W क्या है, कार्य है, वर्क, और P बराबर एक नया फार्मूला मिला VQ अपॉन T, और एक नया फार्मूला और अभी मिलेगा, कैसे, आपका एक नया फार्मूला मिलेगा कि Q की वैल्यू आप अगर निकालना चाहो तो ये विद्युत धारा वाले फार्मूले से निकाल सकते हो। Q बराबर क्या आएगा, I और T का गुणा कर दो तो Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, तो V और Q के जगह IT रख दो, IT और अपॉन में T, तो T से T कैंसिल, तो VI, मतलब एक प्यारा सा फार्मूला और मिल गया, P बराबर VI। ये विभवांतर और धारा के पदों में, मतलब आपको विभवांतर और धारा पता है, आपसे पूछे शक्ति बताइए, शक्ति याद कीजिए, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं P बराबर VI से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला है यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या लास्ट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटों की संख्या बराबर V इंटू आई इंटू टी अपॉन हजार, थाउजेंड। V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, समय है, लेकिन यहां पर समय हमेशा घंटे में लिया जाएगा प्यारे, किस में लिया जाएगा, घंटे में, T आपका होगा घंटे में, घंटे में, ठीक है। चलिए, तो यूनिटों की संख्या अगर निकालनी हो तो क्या क्या पता होना चाहिए, विभवांतर, विद्युत धारा और समय, तीन चीज पता है, हजार से कई दो भाग यूनिटों की संख्या निकल आएगी। घर में जो आते हैं ना, मीटर लगा है, यूनिटों की संख्या, आप इस महीने में बिल आया है हमारा 5000 आ गया, 2000 आ गया, 1200 आ गया, 1500 आ गया, इतने यूनिट, मान लो 200 यूनिट जला, 100 यूनिट जली लाइट, तो कैसे निकलता है, इस फार्मूले से, ठीक है। यूनिटों की संख्या बराबर VIT अपॉन 1000, क्लियर है। अब देखिए और कुछ बताने लायक है इसमें, शक्ति, हाँ शक्ति का मात्रक बताओ बच्चा, शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या मात्रक होता है इसका, वाट, वापया का मात्रा औटा वाट। उष्मा, उष्मा का मात्रक क्या होता है भैया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चा, कमेंट करके बताओ। और विद्युत विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, इसका भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दो क्वेश्चन है आप लोगों से, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है कमेंट करके बताओ, और उष्मा का मात्रक क्या होता है इसको भी आप कमेंट में बताएंगे। ये दो क्वेश्चन है। अब मैं साइड हो रहा हूं, ये अगर स्क्रीनशॉट आपको लग रहा है लेने लायक है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो ले सकते हो बच्चा, ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मजा आया हो बच्चा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं बच्चा, देख रहे हो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी है ना कि पूरा कमरा भैया एकदम हीट हो गया है, उष्मा बहुत ज्यादा हो गई है।
तो बच्चा बस अपनी इस मेहनत के लिए आपसे एक प्यारा सा छोटा सा लाइक मांगता हूं, और इस लाइक आप जो लाइक करते हो उसके लिए हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। अगर ये सोचते हो कि हमारे एक लाइक से सर को पैसा मिल जाएगा, तो ये पैसा वैसा नहीं मिलता है लाइक का। ठीक है, चलिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो, ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए लगातार, तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ओके, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।